फेक एग्जिट पोल के चक्कर में जो लोगों ने इन्वेस्ट किया, और जब 4 तारीख को शेयर मार्केट लुढ़की और अंदाजा है कि 43 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। चाणक्य का एक कोट और भी है कि अगर आपने किसी व्यापारी को राजा बना दिया, वो देश को बेच खाएगा। और कहीं ना कहीं हमने ये जो राज है ये व्यापारियों के हाथ में दे दिया है भारत। नमस्कार, मैं इकराम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने एनालिस्ट राजा सिंह जी। हम लगातार इनसे बातचीत करते रहते हैं और 4 जून को जिस तरह के नतीजे आए और एग्जिट पोल की पोल खुलकर रह गई और उसके बाद एग्जिट पोल के नाम पे जो शेयर मार्केट में पैसा लगाने की बात हमारे नेताओं ने की थी, उनको बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। ये एक बड़ी वजह है कि फिर से लोग सरकार से कहीं ना कहीं नाराज दिख रहे हैं। और जैसे कि राजा सिंह ने शुरू में ही बताया था कि बीजेपी जो है इतनी सीटों तक पहुंच सकती है, लेकिन उसको सरकार बनाने के लिए गठबंधन की जरूरत पड़ेगी। तो वही बात सच होती हुई नजर आई है। अब इनसे बात करते हैं कि अब क्या होगा, सरकार किस तरह से काम करेगी, किस तरह की शक्ति उसके पास रहेगी, या वो पावरफुल नहीं रहेगी जैसे कि पिछली बार थी। क्या कहेंगे राजेश सिंह जी इस पूरे रिजल्ट को लेकर आप? सबसे पहले इकराम जी आपको नमस्कार, और सारे आपके जो दर्शक हैं उनको मेरी प्यार भरी नमस्कार। देखिए, आपके प्रोग्राम में मैंने पहले ही कहा था कि फ्रैक्चर्ड मैंडेट आएगा, मैंडेट किसी को भी नहीं मिलेगा, और वही हुआ। लेकिन इस देश की जो सबसे बड़ी त्रासदी है वो है कि जो मेन फ्रंट मीडिया है वो आज की डेट में कॉर्पोरेट्स का है, वो कॉर्पोरेट्स के हाथों में बिका हुआ है। जो उन्होंने फेक एग्जिट पोल चलाए उससे इतना भारी नुकसान देश की जनता को हुआ है कि जिसका अंदाजा लगाया नहीं जा सकता कि कितना भारी नुकसान इस देश की जनता को हुआ है। और मैं हैरान हूं, चाहे मोदी जी हैं, चाहे अमित शाह जी हैं, चाहे निर्मला सीतारमन है, उन्होंने कहा था कि 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो देखिएगा कैसे शेयर मार्केट ऊपर जाती है। उनके फेक एग्जिट पोल के चक्कर में जो लोगों ने इन्वेस्ट किया, और जब 4 तारीख को शेयर मार्केट लुढ़की और अंदाजा है कि 43 लाख करोड़ का नुकसान हुआ, ये स्थिति भयावह है। जो एक गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी अपने देश के नेताओं पे भरोसा करके जिन्होंने पैसा लगाया होगा, उनकी क्या हालत, क्या गत हुई होगी, मैं इस बारे में सोच कर भी कांप जाता हूं इकराम जी। लेकिन आज हैरानी इस बात की है कि ना तो उस पे कोई क्वेश्चन उठाता है, ना उस मुद्दे पे जाता है। मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा कि ये जो कोविड शील्ड का जो मैटर चला, ये इतना बड़ा मैटर था कि देश के 140 करोड़ जनता को जब 3 डोज लगानी अनिवार्य कर दी गई, तो क्या ये मौत के मुंह में पहुंचाने का समान नहीं था? उस बारे में कोई क्वेश्चन नहीं उठा। हैरान हूं मैं इस देश की जनता के ऊपर कि उसे नौकरियां नहीं चाहिए, उसे अच्छा स्वास्थ्य नहीं चाहिए, उसे जो इतनी दिक्कतें जो गिनाई गई हैं ऑपोजिशन पार्टीज की तरफ से, उसको दरकिनार करते हुए उन्होंने एनडीए को फिर बहुमत दिया है। और ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि इस देश की जो जनता है वो सोई हुई है, और इस देश की जनता में जो जागरूक होके जिन्होंने वोट डाला है, मैं सारी जनता को नहीं कह रहा, उस जनता को मेरा सलाम है जिस जनता ने जागरूक होके ये जो ऑपोजिशन को स्ट्रॉन्ग किया है, ये जो मजबूती लाई है देश के लोकतंत्र में, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और उनको सलाम करता हूं। लेकिन जिन्होंने नहीं किया, उन्होंने क्या सोच के नहीं किया कि भी क्या आपके अपने बच्चों को नौकरी नहीं चाहिए? क्या आपको लोकतंत्र की चिंता नहीं? क्या आपको देश किस तरफ जा रहा है वो चिंता नहीं? आज इकराम जी मैं आपको एक छोटी सी एक स्टोरी सुनाना चाहता हूं जो कि हुई है। हमारे यहाँ पे एक आदमी था, उसका बच्चा जब भी कोई चीज लाता, आज पापा मैं गाड़ी ले आया, आज पापा देखो मैं ये कराया,
तो माँ बाप बड़े खुश होते थे कि हमारा बच्चा कितनी तरक्की कर रहा है। देखो छोटी उम्र में ही, इतने छोटे समय में ही वो गाड़ी भी ले आया है, वो घर भी ले आया है, वो हीरे जवाहरात भी ले आया है। पता उस दिन चला जिस दिन बाप को उसका कर्जा उतारने में अपना मकान बेचना पड़ा, कि वो सारा कुछ कर्जा उठा के ही कर रहा था। यही हालत आज हमारे देश की है कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं कहता हूं जितना भी कर्जा पकड़ा है उसकी जांच होनी चाहिए कि वो देश की अगर उन्नति में कहीं लगा है, कि वरना कहां पे गया वो इतना कर्जा। ये एक बड़ी सोचने वाली स्थिति है। और जनता जनता जवाब जिसने मांगा है वो, उसने लोकतंत्र को मजबूत किया है। आज ओपोजिशन इस स्टेट में आ गया है और कहीं ना कहीं मोदी जी की ये एक बहुत बड़ी हार है, बहुत बड़ी हार है कि जो अयोध्या अयोध्या जिसके नाम पे बीजेपी का सारा अस्तित्व है, जय श्री राम, आज उस अयोध्या से उनको हरा दिया गया। क्यों? उसका कारण था, उसका कारण ये था कि इन्होंने अपने सारे के सारे अयोध्या के ठेके गुजराती मित्रों को दिए। गुजरात के लोगों ने वहां पे जमीनें खरीदी, तो वहां के लोगों ने सोचा कि ये तो भगवान के नाम पे व्यापार कर रहे हैं। कल मैंने किसी का एक कोट पढ़ा, उसने बोला कि अगर सारा ऑपोजिशन एक तरफ हो जाए तो इसका मतलब राजा ईमानदार है। ये चाणक्य ने कहा था। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि ऑपोजिशन तो मोदी जी के साथ भी है। आज ऑपोजिशन की बैसाखी, आज क्या कहते हैं, जो एनडीए की बैसाखी के बिना जो लोग जो उनके साथ जुड़े हैं, आज वो सरकार नहीं चला पाएंगे, तो कहीं ना कहीं तो लोग तो उनके साथ भी जुड़े हैं। और लेकिन चाणक्य का एक कोट और भी है कि अगर आपने किसी व्यापारी को राजा बना दिया वो देश को बेच खाएगा। और कहीं ना कहीं हमने ये जो राज है ये व्यापारियों के हाथ में दे दिया है। भारत देश, जो भारत देश की ये गति बन रही है, ये हमने दे दिया है। और मैं तो मोदी जी का उस दिन सुन रहा था जिस दिन उन्होंने शाम को अपने बीजेपी कार्यकर्ताओं को बोला, वहां जय श्री राम के नारे का उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने बोला जगन्नाथ भगवान की जय। क्यों? उड़ीसा के अंदर सरकार बनी है। मैं मोदी जी को बताना चाहता हूं, मोदी जी, जगन्नाथ जी और श्री राम विष्णु जी के ही अवतार हैं। दोनों का नाम लेना एक जैसा ही है। इस धर्म की जो बातें करते हो, धर्म का ज्ञान भी रखो। आपने जिसके कारण आज आपका अस्तित्व है, बीजेपी का अस्तित्व है, वहां अयोध्या हारने के बाद वहां के हिंदुओं को गाली देना जो ट्रेंड चल रहा है, यह दिखाता है कि श्री राम का आपकी जगह में कोई लेना देना नहीं था। मैं भारत की जनता को एक बात कहना चाहता हूं कि बहुत अच्छा किया बीजेपी सरकार ने, राम मंदिर बना दिया, 370 ला दी, चलो उसका कोई फर्क तो पड़ा नहीं। चलो 3 तलाक कानून है वो ला दिया। लेकिन बीजेपी ने आज तक कभी ये नहीं कहा कि हम देश को समृद्ध बनाएंगे, कि देश के लिए हमारे पास इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या है, वो उनके पास नहीं है। तो आज की डेट में हमें मौका देना चाहिए था दूसरी पार्टियों को, ताकि 10 साल में ये देश को कहीं भी लेके जा ना सके। आज बेरोजगारी, महंगाई, आप देखिए इलेक्शन खत्म होते ही दूध का रेट बढ़ा दिया गया, इलेक्शन खत्म होते ही टोल टैक्स बढ़ा दिए गए। अभी तो अगर इनकी सरकार पूर्ण बहुमत में आ जाती तो मैं आपको ये बताता हूं कि डीजल 150 रुपए में, पेट्रोल 150 के पार हो जाता। लेकिन फिर भी जागरूक जनता ने देश को बचाने में जो सहयोग किया है, मैं उसका उनको कोटि कोट धन्यवाद करता हूं। इकराम जी, आपसे मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि इनका डबल स्टैंडर्ड मैं आपको बताना चाहता हूं। श्री राम रहीम को एक अदालत के मुकदमे में फिर बरी कर दिया गया, कत्ल के मुकदमे में, जिसके कारण इनको हिमाचल में और जिसके कारण इनको हरियाणा में इनको अच्छी सीटें आ गई, क्योंकि वहां इनको समर्थन मिल गया। ये जो बाबे हैं ये पॉलिटिकल एजेंट से ज्यादा इनकी हैसियत कुछ नहीं है। और वो मूर्ख जनता जो इन मूर्ख बाबाओं के ऊपर करके वोटिंग करती है, मुझे
उनकी क्या कहते हैं बुद्धि पे तरस आता है। आप वहां धर्म के लिए गए थे, ना कि पॉलिटिकल पार्टियों की पिछलग्गू बनने के लिए। मेरे को ये भी तक अंदर तक खबर है कि जो रामपाल जी हैं उनको भी जेल के अंदर करके उनसे भी प्रेशराइज किया गया है। एमपी के अंदर जो इतना आया है, क्योंकि उनका आधार वहां पर भी है, एमपी में भी है, हरियाणा में भी है, उन्होंने भी इनका सहयोग किया है। और कहीं ना कहीं धर्म को इस्तेमाल करना एक बीजेपी की राजनीतिक शक्ति है और हमारे लोगों की मूर्खता है। आज इस बात के लिए भी मैं ये कहना चाहूंगा कि कंगना रनौत और क्या कहते हैं हेमा मालिनी, इन सारों का जीतना ये दिखाता है कि हमारी जो जनता है वो तमाशबीन है, उसको तमाशा पसंद है। ये क्या करेगी जिसको अपने कागज सीधे या उल्टे पकड़ने नहीं आते, ठीक है, और इतने बयान दिए और वो इतने मतों से जीत रही है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी भारत की जनता को जागरूक होना होगा। और इसके लिए मैं यूट्यूब चैनल्स वालों को, आपको सबको मुबारकबाद देता हूं कि आपकी रीढ़ की हड्डी है जिसने क्या कहते हैं पूरे इतने माहौल के खिलाफ होने के बावजूद भी देश को सच बताया, देश को सच जगाया। हम जैसे लोगों के लिए जो कि अपने देश के लिए आवाज उठाना चाहते हैं, अपना प्लेटफॉर्म दिया और बिना किसी डर के हमारे विचारों को समाज में जाने दिया। आप सबको भी, यूट्यूबर्स को, जिन्होंने ये मुहिम चला के इस देश की जनता को जागरूक करने की जो मुहिम चलाई, उसके लिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। मेरा एक सवाल है, ये जो सरकार बनने जा रही है, क्या ये चल पाएगी सक्सेसफुली या इसमें बीच में दरार पड़ेगी? मेरा मानना यह है कि इंडिया को बहुमत नहीं मिला है, बहुमत एनडीए को मिला है। और मुझे लगता है कि एनडीए को सरकार बनने देनी चाहिए, क्योंकि लोगों को पता चले कि उन्होंने क्या खोया है और क्या पाया है। और ये सरकार मुझे नहीं लगती, या तो टीडीपी के और जो अपने नीतीश कुमार हैं, इनके जो एमपी तोड़ के बहुत जल्दी वो भाजपा में शामिल कर लिए जाएंगे, ठीक है। और जो ये कवायद चालू हो चुकी है कि भी क्या कहते हैं जितने इंडिपेंडेंट्स हैं उनको खरीद फरोख्त का काम भी शुरू हो चुका है। और कहीं ना कहीं मैं ये देख रहा हूं कि एक शेर है, मैं पढ़ना चाहूंगा कि इस जमाने में मैं कैसे बढ़ूं, इस जमाने में मैं कैसे बढ़ूं, यहां बड़ा होने के लिए जितना गिरना जरूरी है उतना मैं गिर नहीं सकता। तो ये लोग अगर इतनी मार खाने के बाद, इतने अपमान सहने के बाद एनडीए का साथ दे रहे हैं, तो मैं बोलूंगा कि चलती फिरती लाशें हैं, इनका जमीर तो कहीं खत्म हो चुका है। आज जो टीडीपी के बयान चल रहे हैं, आज जो नीतीश कुमार के बयान चल रहे हैं, ये जो चिराग पासवान जो इसका मोदी जी का हनुमान बना बैठा है, अरे भाई तू तो वही निकला अंगद बाली, भी तेरे पिता को मारा गया और फिर भी तू साथ दे रहा है। चलो वो तो भगवान श्री राम थे, ये जो मोदी को भी खैर लोगों ने भगवान मान लिया है, तो शायद इसकी भी यही हालत है चिराग पासवान की कि तेरे को जब घर से बेघर कर दिया गया, तेरी पार्टी को छीन लिया गया, उसके बाद भी तू चमचागिरियां कर रहा है। तो कहता मतलब ऐसे लोगों का करैक्टर या अस्तित्व है नहीं, इनका होना या ना होना एक ही बराबर है। और जनता को यह सोचना चाहिए कि किस तरह से हमें इनको सबक सिखाना है। और मैं तो बीजेपी के लीडरों की भी बात करता हूं कि आज इससे प्रूव होता है कि बीजेपी कॉर्पोरेट्स के हाथ में बिक चुकी है। आज की डेट में बीजेपी की राजनीतिक पार्टी नहीं है। जो राहुल गांधी कह रहे थे उसको मैं तस्कीर करता हूं, ये आज की डेट में क्या कहते हैं, ये बिजनेसमैन की पार्टी है। ये जो देश के जो चला रहे हैं बिजनेस, बड़े बिजनेसमैन, उनकी पार्टी है। कोई विद्रोह की आवाज नहीं उठ रही। किसी ने ये नहीं कहा कि मोदी जी ने बीजेपी का नाम लिए बगैर कहा था कि ये बीजेपी के लिए नहीं आए हैं, ये मोदी के लिए आए हैं बनारस में। जब वो मोदी के लिए आए हैं तो फिर मोदी जी हार क्यों नहीं मानते? मोदी जी ये क्यों नहीं कहते कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मैं इलेक्शन नहीं जिता पाया, मैं अब इस्तीफा देता हूं। मैं आपको बताता हूं इकराम जी, ये इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे।
और ये किसी भी तरीके से पावर में रहेंगे, क्योंकि धन बल की इनको कमी नहीं है। उसका एक कारण बहुत बड़ा है कि इनको मालूम है कि जैसे ही सत्ता मुझसे छीनी, मेरे अगेंस्ट केसेस चालू कर दिए जाएंगे। चाहे पीएम केयर फंड, आप तो मोदी जी स्विट्जरलैंड से काला धन लाने वाले थे, आपने तो पीएम केयर का भी आज तक आरटीआई में भी जवाब नहीं देते कि वो पैसा कहां जाता है, वो कहां इस्तेमाल होता है। मैं पॉलिटिकल पार्टीज ऑपोजिशन जो है जिन्होंने इलेक्शन लड़ा है उनको सलाम करता हूं कि भाई क्या कहते हैं, जिन्होंने अपने इतनी तंगी के बावजूद बहुत सॉलिड इलेक्शन लड़ा है। लेकिन मैं कांग्रेस को आगाह करना चाहता हूं, जो उनके आस्तीन में सांप बैठे हुए हैं, एमपी के अंदर 29-0, कर्नाटका के अंदर भी रिजल्ट ना आना, ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं इनके लोग बीजेपी से वहां पे मिले हुए हैं, जो कि अपने फायदे के लिए पार्टी का हित बेच देते हैं। मैं ये भी एक बात कहना चाहूंगा कि माना कि अरविंद केजरीवाल और शिबू सोरेन जी के लड़के को अंदर कर दिया गया, वो फिर भी अंदर होने के बाद 7 सीटें ले आया। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में इतनी स्ट्रॉन्ग वेव होने के बावजूद भी 7-0 क्यों हुए, इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। क्या वो जो पैरोल पे बाहर आए थे, क्या वो बीजेपी की मदद करने आए थे? क्यों? उसका कारण है, हमें, मेरे ऐसे कुछ लोग हैं जो बीजेपी के कट्टर समर्थक हैं, उन्होंने खुद माना कि हमारे परिवार ने इस बार जो वोट बीजेपी को नहीं दिया, और वोट परसेंटेज भी बहुत कम थी, लेकिन 7-0 जीतना ये दिखाता है कि अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं बीजेपी की बी पार्टी है, जो कि अपना मुखौटा दिखाकर एक तरह से जो सेकुलरिज्म है उसके अगेंस्ट एक काम कर रही है, जहां तक मेरा ये सोचना है। तो इसलिए जागरूक रहना बड़ा जरूरी है। आज मैं उन सबको बधाई देता हूं जिन्होंने ये युद्ध लड़ा और आज इस जगह पे लेके आ गए कि कहीं ना कहीं हमारा देश थोड़ा सेफ हो गया है, कि जो मनमानी चल रही थी उस पर रोक लगेगी, और कहीं ना कहीं आज लोकतंत्र मजबूत हुआ है। ये एक बहुत बड़ी जीत है। दूसरी मैं एक बात और कहना चाहता हूं इकराम जी, कि देश की जनता को आने वाला भविष्य बहुत सोच समझ के तय करना पड़ेगा। मुझे बहुत जल्दी देश के अंदर मध्यवर्गीय चुनाव होने की आहट सुनाई दे रही है, और वो होगा, जल्दी होगा, क्योंकि ये जो फ्रैक्चर्ड मैंडेट आया है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इस हिंदुस्तान में किसी एक पार्टी को पावर मत दें, क्योंकि जब पावर आती है तो सत्ता का नशा पागल कर देता है। लेकिन 3-4 ऐसे लोगों को मिला के सरकार बनाने दें, जो कि सरकार के हर वर्ग को जो समाज के हर वर्ग को रिप्रेजेंटेटिव करे, समाज के हर वर्ग के लिए काम हो, देश उन्नति करे। ये नहीं कि भाई क्या कहते हैं, सिर्फ अपनी मनमर्जी, जो सुबह उठे तो 2000 का नोट बंद कर दिया, सुबह उठे तो नोटबंदी कर दी, सुबह उठे तो कोई भी विचार कर दिया, ना किसी से पूछना। आज मैं मोदी जी को चैलेंज करता हूं कि आज का 10th या 12th का एग्जाम बैठ के दे के पास करके बता दें। और हमने ऐसे आदमी के हाथ में देश दे रखा हुआ है, ठीक है, कि जिसको कोई एकेडमिक नॉलेज नहीं है। जो आदमी ये कहता है कि पिक्चर बनने के बाद महात्मा गांधी को जाना गया, तो भाई पॉलिटिकल जो डिग्री थी उसके अंदर क्या महात्मा गांधी का चैप्टर नहीं था? या मोदी जी मुझे एक बात बताइए कि आप ये कहते हैं कि आपने 35 साल भीख मांगी, उस टाइम जब आपको मिली होगी तब आपको नोटों पे क्या महात्मा गांधी की फोटो नजर नहीं आई? तो मैं ये कहता हूं कि मोदी जी बहुत अच्छे ऑरेटर थे, बड़े अच्छे, फिजिकली बड़े फिट हैं, देश को अपनी पॉजिटिव एनर्जी से कुछ बढ़िया दे सकते थे। लेकिन मुझे लगता है उनके आसपास के जो लोग हैं उन्होंने ही एक ऐसा कीचड़ तैयार किया जिसके अंदर कमल खिला तो सही, लेकिन आज कमल वो मुरझा भी गया है। तो कहीं ना कहीं इनको भी अपने आप को सोचना पड़ेगा, और मेरे हिसाब से मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, और मोदी जी को कहना चाहिए कि भैया मैंने तो 2047 का विजन दिया था, तुमने मुझे 2024 में दरकिनार कर दिया, अब भुगतो। मोदी जी को हट जाना चाहिए ताकि किसी और को मौका दें,
और ये जो इंटरनल पॉलिटिक्स से बचते हुए मैं सारे पॉलिटिशियंस को कहूंगा, आप लोग गरीबी गुर्बत से उठ के आए थे, भगवान ने आपको गाड़ियां भी दे दी, लाल बत्ती वाली गाड़ियां दे दी, बड़े बड़े घर दे दिए, आज आपके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। और कितना खाओगे यार? अगर मैं आपकी डाइट देखूं तो आप एक बार में 2 रोटियां इकट्ठी नहीं खा सकते, 4 खाओगे तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो भाई इस देश की जनता के बारे में सोचो, इस देश की जनता जिसको 81 करोड़ लोगों को बेचारों को क्या कहते हैं 5 किलो अनाज में जीना पड़ रहा है, तो क्या आपका दिल में दर्द नहीं उठता? तो मेरे हिसाब से जनता, एक पंजाबी की कहावत है इकराम जी कि अपना कर संभालिए तो दूजे नूं ना कहिए चोर। जनता को जागरूक होना पड़ेगा, जनता को जवाब लेना पड़ेगा। जनता 5 साल के लिए सो ना जाए। जनता ने जनता से जो वादे किए गए हैं वो अगर पूरे नहीं होते तो लोगों को सड़कों पे आना चाहिए। माना कि आज आप अपनी ईएमआई के बोझ के तले दबे हुए हैं, लेकिन अगर आज नहीं उठे तो फिर हमेशा के लिए दबा ही दिए जाओगे और फिर उठने का कोई भी आपके पास वो नहीं रहेगा। हमें इस हिंदुस्तान की जनता जो कि एक जागरूक जनता है, पढ़ी लिखी है, हिम्मत की जरूरत है, ताकि पॉलिटिकल पार्टीज वादा करने से 100 बार पहले सोचें कि अगर हमने अपने वादे पूरे ना किए तो ये देश की जनता हमें छोड़ने वाली नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया राजा जी, आपने तमाम पहलुओं पर अपने विचार रखे। वो सारी चीज़ें जो चुनाव के दौरान घटी हैं और रिजल्ट के दौरान जो घटी हैं, चाहे शेयर मार्केट में पैसा हो, चाहे इनके गठबंधन हो, इंडिया गठबंधन हो, सब पर चीज़ें रखी हैं। अयोध्या का जिक्र किया, तमाम चीज़ों का जिक्र किया। और आप लोगों को कैसा लगा एपिसोड नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जल्दी ही मुलाकात होगी राजा जी से, तब तक